नमस्कार। सफलता तब मिलती है जब मेहनत बहानों से बड़ी होती है। इसलिए निरंतर मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आंकड़ों के एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डाटा में हम पढ़ चुके हैं आंकड़ों के स्रोत, जो कि प्राथमिक स्रोत व द्वितीयक स्रोत थे, और साथ ही इन्हीं के आधार पर प्राथमिक आंकड़े व द्वितीयक आंकड़े हमने पढ़े और प्राथमिक आंकड़े व द्वितीयक आंकड़ों की विधियों का अध्ययन हमने किया। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं वह है आंकड़ों के संकलन की जनगणना तथा प्रतिदर्श विधियां, सेंसस एंड सैंपल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। आंकड़ों के संकलन को हम आंकड़ों का एकत्रीकरण भी कहते हैं और इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे जनगणना और प्रतिदर्श विधि का, जिसके द्वारा हम आंकड़ों को एकत्रित या संकलित करते हैं। तो यह चैप्टर जनगणना और प्रतिदर्श तकनीकों की अवधारणा से शुरू होकर इन विधियों के लाभ तथा हानियों का विस्तृत अध्ययन करता है। वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और सुनना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि फिर भी कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो कमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिखें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं के अर्थशास्त्र के छात्रों की संख्या 500 है और हमने इनके मासिक व्यय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हैं या हमने अनुसंधान करना है, बात एक ही है। और ये आंकड़े हम दो विधियों के द्वारा एकत्रित कर सकते हैं। एक विधि तो यह है कि हम सभी 500 विद्यार्थियों के मासिक व्यय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करें, जबकि दूसरी विधि यह है कि सभी 500 विद्यार्थियों के संबंध में सूचना एकत्रित न करके केवल कुछ विद्यार्थियों के मासिक व्यय से संबंधित ही सूचना एकत्रित करें, जो कि सबका प्रतिनिधित्व करते हों। और मान लीजिए हम 50 विद्यार्थियों के मासिक व्यय से संबंधित सूचना एकत्रित करते हैं, तो वह विधि जिसमें हमने सभी 500 बच्चों के मासिक व्यय को लिया उसे हम जनगणना विधि कहते हैं, सेंसस मेथड कहते हैं। और वह विधि जिसमें हमने केवल कुछ विद्यार्थियों, जो कि हमने 50 लिए, उनके मासिक व्यय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो वह विधि प्रतिदर्श विधि, सैंपल मेथड कहलाई। अब इन्हीं से संबंधित कुछ एक टर्म्स हैं जिनको हम कर लेते हैं और ये पेपर में भी कई बार पूछी जाती हैं और आपको इनकी जानकारी होना भी आवश्यक है। पहले है समग्र या जनसंख्या, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। साधारणतः जनसंख्या शब्द का प्रयोग किसी देश में एक निश्चित समय में रहने वाले कुल व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे सन 2011 में भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ के लगभग थी। परंतु स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन या जनसंख्या शब्द का प्रयोग केवल लोगों से नहीं है, बल्कि स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन शब्द का प्रयोग विशेष अर्थों में किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन या जनसंख्या उन सभी मदों के समूह को कहा जाता है जिनके विषय में हम सूचना एकत्रित करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में किया, हम 500 बच्चों के मासिक व्यय से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना चाहते हैं, तो ये 500 के 500 बच्चे या इन 500 बच्चों का समूह क्या कहलाया? पॉपुलेशन, जनसंख्या या समग्र। तो समग्र या जनसंख्या क्या हुआ? सांख्यिकी में किसी विषय से संबंधित सभी मदों के उस कुल समूह को समग्र या जनसंख्या कहा जाता है जिसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है। अब है मद क्या है या आइटम क्या है। आइए इसे भी हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। मान लीजिए आपने 20 चीनी के कारखानों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो 20 जो चीनी के कारखाने हैं वो क्या कहलाया? पॉपुलेशन, जनसंख्या।
लेकिन जब हम इस जनसंख्या की एक इकाई को अर्थात कारखाने के बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो यह जो एक इकाई है इसे हम मद या आइटम कहते हैं। तो मद या आइटम क्या है? जनसंख्या की एक इकाई को मद कहा जाता है। अब समग्र और मद आपको क्लियर है। तो जो जनगणना विधि है उसमें हम समग्र की सभी मदों का अध्ययन करेंगे, प्रत्येक मद का अध्ययन करेंगे। जैसे हमारे पास 500 विद्यार्थी हैं और अध्ययन के लिए हम प्रत्येक विद्यार्थी से आंकड़े एकत्रित करते हैं, अर्थात 500 के 500 विद्यार्थियों से आंकड़े एकत्रित करते हैं, तो यह जनगणना विधि है। और जबकि सैंपलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एक मदें जो कि पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करती हों उन्हें लेते हैं। तो आइए अब हम करते हैं आंकड़ों को एकत्रित करने की जनगणना विधि, सेंसस मेथड, इसकी उपयुक्तता, गुण और अवगुण। जनगणना विधि, सेंसस मेथड। जनगणना विधि वह विधि है जिसमें किसी अनुसंधान से संबंधित समग्र या जनसंख्या की प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा इनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण, यदि 20 चीनी मिलों के उत्पादन से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हैं तो जनगणना विधि द्वारा प्रत्येक मिल से उनके उत्पादन से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना पड़ेंगे। भारत में जनगणना, उत्पादन गणना आदि के लिए प्रायः जनगणना विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम करेंगे जनगणना विधि की उपयुक्तता, सुटेबिलिटी ऑफ सेंसस मेथड। तो यह विधि ऐसे अनुसंधान के लिए उपयुक्त है जिनका क्षेत्र सीमित हो। नंबर 2, जिनमें विभिन्न गुणों वाली इकाई हो। नंबर 3, जिनमें गहन अध्ययन की आवश्यकता हो। तथा नंबर 4, जिनमें शुद्धता तथा विश्वसनीयता की आवश्यकता हो। जनगणना विधि के गुण, मेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। पहला, विश्वसनीयता तथा शुद्धता। अब क्योंकि प्रत्येक मद के संबंध में आपने आंकड़े एकत्रित करने हैं तो विश्वसनीयता तो होगी ही, क्योंकि हर एक आइटम को इंक्लूड किया गया है। तो जनगणना विधि द्वारा प्राप्त आंकड़ों में अधिक विश्वसनीयता तथा शुद्धता होती है, क्योंकि इस विधि में प्रत्येक मद के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। अगला है पक्षपात की कम संभावना। अब क्योंकि आंकड़े हमने प्रत्येक मद से संबंधित एकत्रित करने हैं तो प्रत्येक मद को लिया जाएगा। तो जो अनुसंधान करता है वह किसी विशेष या अपनी मनपसंद मद को नहीं ले पाएगा, तो पक्षपात की संभावना कम होगी। तो जनगणना विधि द्वारा आंकड़े एकत्रित करने में पक्षपात की संभावना कम हो जाती है। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता केवल उन्हीं मदों से संबंधित आंकड़े एकत्रित नहीं करता जो उसके अनुसार उचित हों, बल्कि सभी मदों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करता है। नेक्स्ट है विस्तृत सूचना। जनगणना विधि द्वारा प्रत्येक मद के विषय में अनेक बातों का पता चलता है, अर्थात विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है विभिन्न विशेषताओं का अध्ययन। अब क्योंकि समग्र की सभी मदों का अध्ययन करते हैं हम जनगणना विधि में, तो यदि वो मदें किन्हीं विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हैं तब भी जनगणना विधि में उनका अध्ययन किया जाएगा। तो ये भी एक इसका गुण है। जब किसी सांख्यिकी समूह या जनसंख्या की मदें एक दूसरे से काफी भिन्न होती हैं तथा प्रतिदर्श प्रणाली का प्रयोग करना कठिन हो जाता है तो वहां इस प्रणाली का प्रयोग लाभदायक होता है। अगला गुण है जटिल अनुसंधान का अध्ययन। अच्छा, हमने इसकी उपयुक्तता में पढ़ा कि जनगणना विधि वहां के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्र सीमित हो,
लेकिन कई बार हमें जटिल अनुसंधान करना पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देश की जनगणना करनी है, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हैं, तो वहां पर भी इस विधि का ही प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक मत से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हैं। जटिलता तो है ही। तो यदि अनुसंधान की प्रकृति इस प्रकार की है कि सांख्यिकी समूह की प्रत्येक मत का अध्ययन करना आवश्यक हो, तो वहां पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देश की जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का संकलन जनगणना विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट गुण है इसका अप्रत्यक्ष जांच। जनगणना विधि ऐसी समस्याओं के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है जिनका सांख्यिकी अनुसंधान प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो सकता, जैसे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार आदि। अब हम करेंगे जनगणना विधि के अवगुण, डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड। तो पहला जो अवगुण है वो है खर्चीली विधि। अब क्योंकि प्रत्येक मत से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने हैं तो खर्च तो होगा ही। तो जनगणना विधि एक खर्चीली विधि है, इसके लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। नंबर 2, अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता। जनगणना विधि के लिए अत्यधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। सभी गणनाकारों के लिए प्रशिक्षण आवश्यक होता है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। और जो अगला अवगुण है वो है व्यापक अन्वेषण के संबंध में उपयुक्त नहीं है। यदि अनुसंधान से संबंधित सांख्यिकी समूह या समग्र बहुत ही विशाल है तो समग्र की सभी मदों से संपर्क करना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में जनगणना विधि उपयोगी नहीं होती। तो ये थी जनगणना विधि, इसकी उपयुक्तता, गुण और अवगुण। अब यहाँ पर आपके सामने प्रश्न दिए गए हैं, आपने इन प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। समग्र या जनसंख्या से क्या अभिप्राय है? मद किसे कहते हैं? जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों का संकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जनगणना विधि किसे कहते हैं? इसके गुण व अवगुणों का वर्णन करो। इनको अच्छे से लर्न करने के बाद अपने फ्रेंड्स जिनसे आप फ़ोन पे बात करते हैं, चैटिंग भी करते होंगे, तो उनसे डिस्कशन कीजिए और इस प्रकार आप अपने दोस्तों से भी कुछ सीखेंगे और आपके दोस्त आपसे भी कुछ नया सीखेंगे। तो आज के इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम आंकड़ों को एकत्रित करने की प्रतिदर्श विधि करेंगे और तब तक बाय।